हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस क्लास। और एक बार फिर मैं आपके साथ यूपी पीसीएस मेंस 2025 को टारगेट करते हुए 2023 के क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ जुड़ा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो स्टेट पीसीएस ने पूछे हैं। 2024 का हो चुका है। लास्ट वीडियो में 2023 के मैंने दो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो में भी मैं आपके साथ दो क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूंगा ऑफ 2023। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप ट्रेंड को समझें। आप ये जानने की कोशिश करें कि स्टेट पीसीएस में इकोनॉमिक्स से किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछता है और उन क्वेश्चंस को डील करना, हैंडल करना किस तरीके से आपको करना चाहिए, कौन सी कला, कौन सी आर्ट आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप बेहतर आंसर लिख सकें और अपने सिलेक्शन को आप एश्योर कर सके। क्योंकि फाइनली इस पूरी क्लास का जो मोटिव है वो यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपका मेंस बेहतर होना चाहिए और आप इंटरव्यू दीजिए और फाइनली फिर आप सेलेक्ट होइए। तो चलिए फिर इस सेशन की फिर से शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं कि 2023 में और कौन से क्वेश्चन आए हैं। ओके, बट बिफोर दैट एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था कि नया यूपीएससी और स्टेट पीसीएस टारगेटेड बैच वैद आईसीएस ने शुरू किया है फ्रॉम 5 नवंबर। 5 नवंबर से सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए एक्सक्लूसिवली बैच लॉन्च किया गया, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, छोटी बहनें ये वीडियो देख रही हैं या देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, रास्ता नहीं नजर आ रहा है, आप डिलेमा में हैं, तो आप प्लीज एक बार दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, आप इंस्टीट्यूट विजिट करिए, आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं और फिर फाइनली ये डिसाइड करिए कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। तो आई कैन बेट, मैं ये एश्योर कर सकता हूं आपको कि आप बिल्कुल एक डिफरेंस फील करेंगे फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट एंड वैद आईसीएस के बीच में अगर आप कंपैरिजन करेंगे। तो याद रखिए 5 नवंबर से हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है। आज 5 नवंबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज ही से बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि आखिरकार में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। ठीक, तो जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द बजट मेकिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बजट मेकिंग प्रोसेस पूछा है उन्होंने। एक्सप्लेन द बजट मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बीच में आपको डिफरेंस भी बताना है। तो यहां तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अब कोई प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बनता नहीं। क्लियर है? अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर होता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन अगर हम बजट के फॉर्मेशन की बात करें तो अब आप यहां पर अपने आंसर को कैसे स्टार्ट करेंगे? जस्ट स्टार्ट योर आंसर विद द डेफिनेशन ऑफ बजट। कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग अप्रोच होता है, तो आप किसी को कॉपी ना करें। मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं दैट यू शुड राइट योर आंसर इन दिस वे एंड दिस इज द फॉर्मेट और दिस शुड बी योर फॉर्मेट और ये सारा मैटर उसमें आना चाहिए। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास। तो आप चाहें तो आप इससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं अपने आंसर को, आप थोड़ा सा अलग भी हो सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, नथिंग हार्म इन दैट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस आंसर की स्टार्टिंग बजट से कर सकते हैं, दैट बजट मींस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो बजट इज व्हाट? बजट इज नथिंग बट द फाइनेंशियल statement of the government. Okay, and the financial statement means the income and the expenditure of the government. ठीक, this is the budget as per the constitution of India in article 112। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत भारत सरकार राष्ट्रपति की परमिशन से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करती है हर साल और यही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट कहलाता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन।
अब आप इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन अपने आंसर को दे सकते हैं कि हाँ भाई ये बजट है, ये स्टार्टिंग। अब बजट गवर्नमेंट कैसे बनाती है, हमारे देश में बजट कैसे बनता है, तो बजट बनाने का जो प्रोसेस होता है, देखिए, तो बजट बनाने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट होता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके, एंड दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बजट। ये विभाग है जो बजट बनाता है, और ये विभाग वित्त मंत्रालय के तहत आता है। तो बजट बनाने में नीति आयोग का योगदान होता है, बजट बनाने में कैग का योगदान होता है। तो बजट अलग अलग मंत्रालयों से फिर उनके जो एक डिमांड होती है उसको ले लिया जाता है, और ये डिपार्टमेंट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थीम पर बजट को फॉर्म करता है, बजट को जो है वो पूरा प्रोसेसिंग होती है, और फिर जब बजट बन जाता है तो फिर उसको फाइनली संसद के अंदर वित्त मंत्री के द्वारा पेश कर दिया जाता है। तो इनिशियली पहले उसको लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को पेश किया जाता था, अब उसको लास्ट वर्किंग डे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को पेश कर देते हैं। तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब होगा वहां बजट पेश हो जाएगा। तो बजट जब पेश किया जाता है, तो बजट के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे बजट पार्लियामेंट में आएगा, उस पर डिस्कशन होगा, उसकी स्क्रूटनी होगी, डिमांड फॉर ग्रांट लाया जाएगा, एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, फिर फाइनेंस बिल आएगा, और फाइनेंस बिल के पास होते ही वो चीजें, बजट जो होता है वो पास हो जाता है। बजट का आप चाहें तो आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि बजट में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक रिवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। तो दिस इज, मान लीजिए दिस इज द रिवेन्यू बजट एंड दिस इज द कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और फिर हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस ये बजट का फॉर्मेशन हो गया। ये क्वेश्चन की डिमांड है आपकी पहली कि बजट कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। अब जो वो पूछ रहे हैं आपसे, तो अब जो उन्होंने क्वेश्चन किया है आपसे, देखिए क्वेश्चन उन्होंने क्या किया था आपसे कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल है, मैं यही समझा दे रहा हूं आपको। देखिए प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर अब तो होता ही नहीं है, अब बजट में कोई प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं होता। अब देखिए, अब आज के टाइम में जानते हैं बजट में अगर एक्सपेंडिचर को आप देखेंगे तो दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक एक्सपेंडिचर हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस ये, जब योजना आयोग हुआ करता था तो देयर वाज प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता था जो केंद्र की तरफ से राज्यों को पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने, उनके स्कीम्स वगैरह, उनके टारगेट्स वगैरह को फुलफिल करने के लिए भारत सरकार पैसा देती थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर था। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस में चला गया, सब्सिडी आ गया, आपका पेंशन में आ गया, ये सारी चीजें। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर आज कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर आज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को लाया गया, और जब से नीति आयोग आया है तब से कोई प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं होता। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इकोनॉमी आपने पढ़ी है तो उसमें बजट जरूर पढ़ा होगा और बजट से ये क्वेश्चन आया था। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। डिस्कस, स्टेट द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। हाउ आर द प्रिंसिपल्स एंड द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सिंपल है, किसी भी देश की आर्थिक तरक्की में, आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझाइए। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो देश की तरक्की कैसे होगी? ऑब्वियस सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक कॉर्नर स्टोन है
इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एक आधारशिला है आर्थिक विकास की। अवसंरचना, अवसंरचना मतलब रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, समझ रहे हैं, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, टॉयलेट, हॉस्पिटल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर दे प्ले अ मेजर रोल इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन नंबर ऑफ वेज, कई तरीकों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे प्रमोट सोशल डेवलपमेंट, ये सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। दे प्रमोट सोशल डेवलपमेंट। फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो समावेशी विकास होता है। हम समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है। समावेशी विकास का मतलब है कि इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक इस देश के आर्थिक तरक्की का फायदा पहुंचना चाहिए। यही समावेशी विकास है। दूर दराज हमारे ट्राइबल एरियाज, हमारे जनजाति भाई बहन, उन तक, उनके जीवन में परिवर्तन आए। अब ये परिवर्तन तभी आएगा जब ये देश की तरक्की का फायदा उन तक तभी पहुंचेगा जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब आपके पास रोड कनेक्टिविटी होगी, जब आपके पास रेलवे कनेक्टिविटी होगी, तो आप उन तक ये सारे फायदे पहुंचाएंगे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ संरचना। इसे कहते हैं समावेशी विकास। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब संरचना बढ़ता है, शहरीकरण बढ़ता है, औद्योगिकरण बढ़ता है। निवेश, एफडीआई, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो निवेश आएगा, एफडीआई आएगा। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नो लॉ एंड ऑर्डर, नो रेलवे कनेक्टिविटी, नो रोड कनेक्टिविटी, पुअर कनेक्टिविटी बल्कि आप कहिए। पुल गिर जाते हैं, चलते चलते पुल गिर जाता है। 50 से अधिक पुल गिर चुके हैं अभी बिहार में। तो जब अवसंरचना ही नहीं होगी बिहार में तो इंडस्ट्री कैसे जाएगी? लोग पैसा क्यों लगाएंगे वहां पर? भाई महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटका में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसीलिए वहां इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए वहां पर निवेश नहीं आता, इंडस्ट्रीज नहीं लगती, तो लोग वहां से पलायन करते हैं। लोग बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजी रोटी के लिए। तो जिस किसी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा ऑटोमेटिकली वहां इन्वेस्टमेंट आएगा, एफडीआई जिसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट के आने से रोजगार डेवलप होता है ऑटोमेटिकली, यहीं से एम्प्लॉयमेंट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ट्रेड बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, तरक्की होती है, तरक्की का फायदा जीडीपी को मिलता है, फिर जीडीपी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ता है अवसंरचना के होने से। तो अवसंरचना कई माध्यमों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फायदा पहुंचाती है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अब देखिए उसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट आइए जरा समझते हैं। अब सेकंड पार्ट कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ नीति आयोग। एक इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिए, दूसरा नीति आयोग ले लिए कि नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टेट द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग बना जब प्राइम मिनिस्टर साहब बने, नरेंद्र मोदी साहब जब देश के प्रधानमंत्री बने तो योजना आयोग चल रहा था, योजना आयोग खत्म कर दिया उन्होंने, नीति आयोग को स्टैब्लिश किया, अ न्यू इंस्टीट्यूट। और नीति आयोग के नए उद्देश्य, नए प्रिंसिपल्स, नए सिद्धांत। तो नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, किन किन ऑब्जेक्टिव्स पर नीति आयोग काम करता है? अ शेयर्ड विजन, केंद्र और राज्य को मिल करके एक ही विजन पे काम करना चाहिए, देश और समाज की तरक्की। फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना है। केंद्र और राज्य के बीच में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। केंद्र राज्य का ख्याल छोटे भाई की तरह करे, केंद्र बड़ा भाई, राज्य छोटा भाई, और छोटा भाई बड़े भाई की बात माने, मिल करके काम करे, सहयोग हो। तो देयर शुड बी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। वीकर सेक्शन, समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन पर हम विशेष ध्यान दें। प्लानिंग, ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसे ऐसे स्कीम्स बनाए जिससे देश की जो तरक्की हो सके। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना, लंबे अवधि के लिए नीतियां बनाना। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, नवाचार,
अटल इनोवेशन मिशन जैसे चीजें, स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना। तो कुल मिलाकर के इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो नीति आयोग के, बस इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को आपको लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। अब कह रहे हैं हाउ आर द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन। तो चलिए फिर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को कंपेयर कर लीजिए। यह भी रटा रटाया क्वेश्चन है कि नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में क्या अंतर है। देखिए नीति आयोग जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप मान लीजिए कि जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता है तो हाईली सेंट्रलाइज्ड था, नीति आयोग हाईली सेंट्रलाइज्ड नहीं है। दूसरा, पहले प्लानिंग कमीशन राज्यों को पैसा भी प्रोवाइड करने में इंटरफेयर करता था, अभी प्लानिंग कमीशन नहीं करता क्योंकि प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस है बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग हैज नॉट बीन गिवन द मैंडेट और पावर टू इंपोज पॉलिसीज ऑन द स्टेट। नीति आयोग इज बेसिकली अ थिंक टैंक। नीति आयोग एक थिंक टैंक, एक एडवाइजरी बॉडी है। प्लानिंग कमीशन हैड द पावर टू इंपोज पॉलिसीज ऑन द स्टेट। योजना आयोग के पास यह अधिकार था कि राज्यों के ऊपर वो पॉलिसी इंपोज कर सकता है। नीति आयोग डजंट, उसके पास यह अधिकार नहीं है। द पावर फॉर एलोकेशन ऑफ फंड हैज नॉट बीन गिवन टू नीति आयोग। नीति आयोग के पास पैसा देने का अधिकार नहीं है, योजना आयोग के पास था। नीति आयोग में स्टेट गवर्नमेंट प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं, प्लानिंग कमीशन में नहीं करते थे, एनडीसी में करते थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में राज्यों को बुलाया जाता था, यहां नीति आयोग में बुलाया जाता है। नीति आयोग में एज पर द रिक्वायरमेंट पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, प्लानिंग कमीशन में कोई पार्ट टाइम मेंबर्स का प्रोविजन नहीं था। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग हैज एलजी ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड चीफ मिनिस्टर्स। यहां पर प्लानिंग कमीशन में नहीं होता था, एनडीसी में होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में। समझ रहे हैं आप? तो ये डिफरेंसेस हैं। ऐसे ही और डिफरेंस देखिए, नीति आयोग में, नीति आयोग का भी जो हेड है, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्लानिंग कमीशन के भी होते थे, लेकिन नीति आयोग में आप देखेंगे सीईओ होता है, प्लानिंग कमीशन में कोई सीईओ नहीं होता था। यह भी एक डिफरेंस है। द नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर इन नीति आयोग कुड बी लेसर देन द नंबर दैट ऑफ प्लानिंग कमीशन हैड। प्लानिंग कमीशन से कम फुल टाइम मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस। तो एक बार आप इन डिफरेंसेस को ना थोड़ा सा पॉज करके आप एक बार देखिए। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जा रहा हूं, एक बार आप इसको देख लें, ठीक है। क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में। तो दो क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको कुछ एक इंसाइट मिलेगा, एक आइडिया लगेगा कि कैसे हमें आंसर लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा 23 के और क्वेश्चंस को लेकर के। तो 24 हो गया, फिर 23 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 22 को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या ट्रेंड चलता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट हो जाते हैं, सेम एज इट इज। अगर सेम नहीं होगा तो लैंग्वेज चेंज कर देंगे, नेचर वही रहेगा। तो आपको यहां से उसको फायदा मिल जाएगा लिखने का। तो चलिए फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। बट एक बार फिर जाते जाते आपके लिए अनाउंसमेंट कि 5 नवंबर से नया बैच अनाउंस कर दिया है हम लोगों ने फॉर योर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, अपकमिंग यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। एंड ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर वेलकम and they can give a call on the given number or you can personally visit the institute। आइए इंस्टीट्यूट विजिट करिए, क्लास देखिए, क्लास लीजिए, डेमो लीजिए, और फिर जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तब एडमिशन लीजिए। और इस बात की गारंटी है कि अगर आप पढ़ेंगे मन लगा करके तो हम आपका सिलेक्शन जरूर करा देंगे। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।